ये है कि मेरे ख्याल से आपके जो ऑर्डर है वो एक तो है 6 से लेकर 9 और फिर इसके बाद जो है ऑर्डर 89 फिर 41 43। अगर इसमें और भी है तो मुझे बता दीजिए। यही सिलेबस किसी ने देखा कि नहीं देखा? सिलेबस देखा किसी ने? नहीं देखा। पेपर देने से पहले जो है सिलेबस का ही पता हो फिर आप देख वो उसमें क्या कहते हैं उसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है ग्रुप के अंदर सही सिलेबस है ना। हाँ क्या यही है ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 to 9 30 ऑर्डर 1 भी है। ऑर्डर 1 भी है। अच्छा ये लेंगे ऑर्डर 1 6 से 9 30 43 बस यही है ना। सर सिलेबस टेस्ट के लिए हाँ ये लॉग है आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने? हाँ जी करवा ली। हाँ उसी का ये सिलेबस लेते हैं। दोबारा शेयर इसको रीशेयर कर दें, शायद इसको देखिए सिलेबस के लिहाज से पढ़ना, वरना तो इसके अंदर 51 ऑर्डर है। हाँ जी अगर आप इररेलेवेंट पढ़ते हैं, हालांकि वो रेलेवेंट लेकिन इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इररेलेवेंट उसमें से कोई सवाल नहीं आता। जैसे अभी सेक्शन सर ने पढ़ाई है वो 1 से लेकर 12, फिर उसके बाद 15 से 19, फिर बीच में ये उसके बाद 21 22 ये नहीं है, फिर उसके बाद 158 सेक्शन है उसके अंदर से यही है सिर्फ 16-17 सेक्शन, वो सिर्फ उसमें से पेपर आ रहा है। और पेपर को भी इस तरह देखना कि 10 नंबर है वो कहाँ से दे सकता है। जैसे डेफिनेशन से 1 नंबर आता है या 2 नंबर आते हैं, फिर उसके बाद 15 से लेकर जो 20 तक पढ़ाई है सर ने सेक्शन, इसमें से लाजमी आना 2 या 1 कितने हो गए, इसमें से अगर मैं लगा दूँ 2 इसमें से 1 3 नंबर हो गए। एक सेक्शन 75 है, कितना आसान कर दिया, एक उसने इसमें से डाल लोकल कमीशन का ये हो जाएगा। लोकल कमीशन कौन कौन से बन सकते हैं उसमें 3 बता रखे हैं, उनमें से एक आपने लगाना है। सर ये सिलेबस आपने खुद बनाया है या नहीं ये पाकिस्तान बार काउंसिल का सर्टिफाइड है। आप ऐसे करें उसको एक बार पढ़ें, आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल। सर मुझे वो मेरे पास है भी। ग्रुप में शामिल है आप? हाँ जी उसके अंदर मैंने लेट ज्वाइन किया। चलें कोई बात नहीं, जिसने अभी आपने बताया ना उसको रीशेयर कर दें उसके ग्रुप के अंदर, दोबारा उसको देखें। उसके अंदर हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सेक्शन उन्होंने सिलेबस बता दिए, उसमें से आना चाहिए। और उसके लिहाज में बता रहा हूँ किस तरह आपने देखना है। जैसे मैंने अभी बताया सेक्शन ये 75 है, ये लोकल कमीशन के बारे में आना ही आना सवाल, मतलब पेपर ही बता दिए उसमें लोकल कमीशन क्या होता है, घुमा के बता दिया कितने 4 बंदे होते हैं, 3 कौन कौन बन सकता है लोकल कमीशन, उसमें बता दिया उसने। फिर उसके बाद अब ये मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा क्विकली ताकि थोड़ा आपको समझ लगे। इसके बाद एक 47 एग्जीक्यूशन आप देखिए, इसमें हो सकता है मिसाल के तौर पर कि क्या वो ये कह सकता है कि दावा यहाँ हुआ है, एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरे शहर हो रही है, क्या हो सकती है ऐसे? अगर उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे हो वहाँ हो सकती है। जैसे फैमिली कोर्ट के अंदर आप देखें उसके अंदर अगर जहाँ दावा दायर हुआ है तो उसकी अगर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सियालकोट में, तो वो वहाँ जो है उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसमें अलग है कि अगर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कौन है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर हाई कोर्ट जा देती है, एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में ना फिर सुप्रीम कोर्ट जा देती है। ये फैमिली लॉज के अंदर होता है, सुप्रीम कोर्ट जा देती है। तो इस तरह जो है वो 47 एग्जीक्यूशन जनरल रूल यही है जो आपकी के सूट जिसने ट्रायल किया, ट्रायल जो आपकी अदालत है वही एग्जीक्यूशन अदालत होती है, और GM2 भी वही करती है। फिर इसमें आगे थी कि अमेंडमेंट कि आपने अलहदा से एप्लीकेशन निकाली, जो ही आपकी डिग्री हुई ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा से जो अमेंडमेंट आई थी वो आप सेटिस्फाइड हो गई, अब दोबारा से आप फिर एग्जीक्यूशन इजरा की एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये हो गया ये हो गया। और इसके बाद ये 15 से 20 इसके अंदर आगे डेफिनेशन के अंदर इतने मेरे ख्याल से इतनी 14-15 मतलब 16 डेफिनेशन है। डिग्री क्या होती है, जजमेंट क्या होती है, कोड मीन्स रूल, ये क्या है, कोड इंक्लूड्स है, कोड डैश रूल, इंक्लूड मीन्स या दोनों ए बी या नन ऑफ दी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, इंक्लूड। इंक्लूड और मीन पे क्या फ़र्क है बताएं बताएं। मीन्स मतलब इंक्लूड शामिल है। हाँ शामिल है। अब लॉ की लैंग्वेज में इसको कैसे पढ़ते हैं, मीन्स का मतलब एग्जॉस्टिव है, ये जो इसमें कह दिया ना इसका मतलब यही मीन्स है। जैसे लॉ ने कह दिया है कि भाई ही से मुराद जो है यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही शामिल हैं, तो यही शामिल होंगे। इसके अलावा हम लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बीच में नहीं डालेंगे।
इंक्लूड्स का मतलब ये है जो यहाँ बता दी नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ये मुकम्मल नहीं है, इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कहेगा ना इसमें तो ये भी आ सकता है फलाना डिक्शनरी का मतलब इसमें ये है, तो इंक्लूड का मतलब कि ये अभी फ्लेक्सिबल है। अगर मीन्स आ जाए तो वो एग्जॉस्टिव होगी कि मतलब इसके अलावा अब कोई इसमें नुक्ता या कोई और चीज़ दाखिल नहीं करेगा, जो मीन्स ये कह दी यही मीन्स करेगा, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। और इसके बाद जो है वो शेल और मे, ये हमने पहले भी सर ने बताया हुआ है कि शेल और मे, शेल का मतलब होता है लाजमी और मे का मतलब मे ऑप्शनल हो गए, लेकिन लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं ये मैंडेटरी और डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब मैंडेटरी लाजमी है, लेकिन कभी कभार शेल भी मे का ही जो है ना वो उस डेफिनेशन में आता है, मे की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। वो कब करते हैं, इसमें एक जजमेंट है कि शेल भी जो है वो मे में होगा अगर शेल के साथ पनिशमेंट नहीं बताई। मिसाल के तौर पर कहीं 14 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर आपने रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देना है, शेल भी शेल लिख दिया, लेकिन नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये तो बताया नहीं। साथ उसकी पेनल्टी भी डाल दी है कि भाई उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा या रिटर्न अप्लेट कर दी जाएगी, फिर वो शेल मैंडेटरी होगा। तो शेल इम्प्लाइडली में होगा अगर वहाँ पिनल सेक्शन नहीं डालेगी। ये एक बताने की चीज़। बहरहाल अब आप देखिए, आपके पास सबसे पहले तो इसको आपने पढ़ के आना चाहिए, काफ़ी पढ़ के भी आए होंगे कि आपने इस किताब को जो है ना इसको रीड करना बेयर एक्ट में, इसमें से वो पूछेगा सारी जगह। जैसे इसका नाम क्या है, कहाँ लिखा हुआ, अभी गूगल में आगे पीछे तो नहीं शेयर करें, किताब को खोलें, लॉ क्या कहता है। आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले टाइटल, एक्सटेंड और कब बन रहा है, इन्फोर्समेंट क्या, सबसे पहली सेक्शन ये होती है। अगर मैं इसकी आपको सेक्शन पहले दिखाऊँ, ये देखें, पीछे नहीं मैं जाना चाह रहा था, ये देखें, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। हर आप लॉ को देखें तो नाम से ही ना, पहले नाम से जाहिर होता है इसका। दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 89। ये देखें यहाँ लिखा, ये यहाँ से हमने पढ़ना जो लॉ कहेगा, हमने एक गूगल आगे पीछे जो लॉ कह रही है। कब इनेक्टमेंट हुई, ये देखें इसके यहाँ नीचे लिखी हुई, इनेक्टमेंट कब हुई इसकी, 1908। और ये ऑफिशियल गजट में कब पेश हुआ, नीचे लिखा हुआ, 1909। हाँ ये देखें। और इसके बाद जो है इट कम शेल इनटू फोर्स, 1909 में इनफोर्स हुआ, वो ऑफिशियल गजट में नहीं, 1909। अब यहीं से दो सवाल बन गए, जैसे आगे मैंने कोर्ट का बता दिया, डिग्री का बता दिया। डिग्री और जजमेंट में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, एनीवन कोई एक बताए। डिग्री जो से वो फॉर्मल एग्जीक्यूशन है और फॉर्मल एक्सप्रेशन। हाँ, डिग्री की जो है वो एग्जीक्यूशन होती है, जजमेंट में रीजन दी जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। डिग्री में लिख देगा ए जो प्रॉपर्टी है वो ए बी को दे, जहाँ लिखा होगा क्यों दे, वो रीजन क्या है वो सारी जजमेंट में लिखी होती है। एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है वो डिग्री होता है, और जजमेंट जो है उसमें रीजन दी होती है। और हम जो आगे अपील करते हैं वो जजमेंट की करते हैं, क्योंकि उसमें ग्राउंड्स लिखी होती है। डिग्री में तो ग्राउंड नहीं लिखी, किसके खिलाफ देंगे आप, जो भाई इसने जिन रीजन की बुनियाद पर इन्होंने ये डिग्री दी है वो रीजन सही नहीं है, वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, मैं आप ऑर्डर की तरफ चलता हूँ। ये जो सीपीसी है ये प्रोसीजर लॉ है या स्टैट्यूटरी लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। इसमें तो सेक्शन ही है, सेक्शन जो है सेक्शन। स्टैट्यूटरी लॉ जो होता है वो कोई राइट आपका क्रिएट करे, तो क्या 12 लोग राइट क्रिएट नहीं कर रही, क्या आपने कर दिया तो आप डाल सकते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त अगर 3 चीज़ें मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड हो और जुडिक्शन ना हो तो आपका ये राइट है कि आप जो है उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये दोनों ही है, प्रोसीजरल भी है और स्टैट्यूटरी भी है। चलिए हम आगे चलते हैं ऑर्डर की तरफ। आपके अगर है तो आप मोबाइलों में इसको ओपन करें, क्योंकि फिर ऐसे तो आपको समझ लगेगी हमारी कम्युनिकेशन जो है जो वन वे ही रहनी है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती। अगर नहीं है तो डाउनलोड करें, वैसे डाला भी हुआ है हमने। इसको ऑर्डर 1 को खोलें, मैं इसका क्रक्स बताई जाऊँगा, मेन चीज़ें, बाकी आपने इसको रीड आउट भी करना है।
6 है। आर्डर 1 में जो है बताया गया पार्टीज ऑफ द सूट कौन होंगी, कौन डिपेंडेंट होगा, कौन प्लेंटिव होगा, मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर का, इसी में सारा कंसेप्ट है। फिर उसके बाद हमारे अगला आ जाता है ऑर्डर 6 जो प्लीडिंग के बारे में बताता है। प्लीडिंग में प्लेंट भी आ जाएगी, रिटन स्टेटमेंट भी आ जाएगी। इसके बाद ऑर्डर 7 कौन सा है जी? खोला किसी ने? जो भी लेक्चर हो उसकी किताब वैसे उस ग्रुप में भी आ रही थी, आप खुद भी डाउनलोड करें। और इसमें प्लेट हाँ प्लेन का, क्योंकि अगर पढ़ के नहीं आएंगे या उसको ओवरव्यू नहीं देख के आएंगे या सिलेबस का भी अगर ये नहीं पता लगेगा फिर आपको समझ नहीं लगेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक तो 15-20 मिनट में ऐसा लगेगा कि बहुत नॉलेज आ रहा है, लेकिन यहाँ कमरे से बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। यहाँ तो कंसेप्ट आपको मिलेगा कंसेप्ट, लेकिन उसके बाद पढ़ना आपने खुद। उसके बाद अगर आपकी क्यूरी होगी तो फिर आप उसका जवाब देंगे। हाँ ऑर्डर 7 जो है उन्होंने बताया जैसे प्लेन सही। और उसके बाद ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट के बारे में ऐसे ही है ना। इसमें बता रखा है कि प्लेन क्या होती है, प्लेन को लिखना कैसे है। नंबर 1 इन दी कोर्ट ऑफ रो है, फिर पार्टीज का नाम, पार्टीज का एड्रेस, ये रूल 1 ये कह रहा है पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस। फिर और रिटन स्टेटमेंट, जब आपने प्लेन डाली रिटन स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है, किसका जवाब देना है, किस तरह देना है क्या आया, हर सवाल का जवाब देना कि नहीं देना इसमें। फिर ऑर्डर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका काफ़ी प्रैक्टिकली इसको क्लास भी होता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, जो एक्स पार्टी डिग्रियाँ होती हैं वो इस ऑर्डर के दायरे हो रही है, फिर जो उनको सेटिस्फाई करवाना होता है वो भी इस ऑर्डर के दायरे बन जाते हैं। ऑर्डर 9 मैं यहाँ बस उनका हवाले लिख देता हूँ, बाद में फिर हम इनको एक एक करके बात करें। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, अगर नहीं आती तो फिर उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं ऑर्डर 39 जो इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में बताता है। फिर उसके बाद ऑर्डर है 41 फिर
और लास्ट है 43 है ना सिलेबस उस चलिए अब हम शुरू करते हैं और तरतीब से।